मंजीत नाम की एक खूबसूरत लड़की शादी के बाद अपने एक कॉलेज के दोस्त से कई कई घंटों फोन पर बातें किया करती। इतना ही नहीं, वो उसके साथ डिनर पर भी जाया करती थी। दोनों के बीच में रिश्ता काफी अच्छा था और साथ में ये बात धीरे धीरे पति को भी पता लग चुकी थी। मंजीत और मुख्तियार के बीच आए दिन लड़ाइयां हुआ करती थी। वो जब ये बात अपनी बहन या रिश्तेदार को बताया करती तो वो ये कहकर चुप करवा दिया करते कि ऐसी लड़ाइयां शादी की शुरुआत में हर किसी की होती हैं। पर फिर आया 23 अक्टूबर का दिन, जब पुलिस को डेल्टा के तट पर मिली मंजीत की लाश। जली हुई लाश जब पुलिस को मिली तो उसके बाद शक की सुई कई लोगों पर घूमने लगी। पहले शक दोस्त के ऊपर हुआ, उसके बाद मंजीत के परिवार पर हुआ और उसके बाद पति पर भी गया। पर आखिर सचमुच कातिल कौन निकला? जय हिंद। आमतौर पर मशहूर है कि पंजाब, गुजरात, केरल, इन राज्यों से बड़ी संख्या में लोग विदेशों में जाते हैं और वहां पर अच्छी जिंदगी की तलाश के लिए मेहनत करते हैं और बाद में उसे अचीव भी करते हैं। ऐसे ही मंजीत का परिवार अच्छी जिंदगी, अच्छे जीवन की तलाश में कनाडा के वैंकूवर गया। वहां पर परिवार ने अपना अच्छा घर बनाया और इसके साथ ही स्टेटस जो था परिवार का वो भी काफी अच्छा था। मंजीत को बचपन से ही सारी जो ख्वाहिशें थी उसकी पूरी की गई थी, इसलिए कह सकते हैं कि मंजीत एक पैम्पर्ड चाइल्ड थी। और मंजीत अपनी लाइफ में टीचर बनना चाहती थी और उसका ये सपना बहुत जल्दी पूरा भी हो गया, वो टीचर बन गई। मंजीत अचानक से एक लड़के से मिलती है जिसका नाम मुख्तियार पंघाली था। मुख्तियार देखने में काफी स्मार्ट था और इसके साथ ही वो भी टीचर ही बनना चाहता था। उसने मंजीत को बताया था कि मेरा सपना बच्चों को पढ़ाना है। अब दोनों का जो सपना था, जो गोल था, जो करियर का, वो लगभग एक जैसा था और मंजीत को भी मुख्तियार काफी अच्छा लगने लग गया। मुख्तियार आमतौर पर काफी खुशमिजाज लगा करता और मुख्तियार की सारी बातें मंजीत को बहुत अच्छी लगा करती। अब धीरे धीरे जब ये दोस्ती प्यार में तब्दील हुई, उसके बाद मंजीत ने अपने परिवार को बताया। परिवार ने ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं किया, बल्कि परिवार खुश हुआ कि एक पंजाब के ओरिजिन का ही लड़का उन्हें मिल गया है, क्योंकि मंजीत का परिवार भी एक पंजाबी परिवार था। तो दोनों की शादी हो जाती है 1997 में, यानी 1997 में दोनों की शादी हो जाती है। अब शादी के बाद सभी जो रिश्तेदार थे, दोस्त थे, उनकी नजर में मंजीत और मुख्तियार दोनों एक परफेक्ट कपल थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और इसके साथ ही एक दूसरे का काफी ख्याल भी रखा करते थे। शादी के 6 साल बीत जाते हैं, तब तक कोई बच्चा नहीं होता, मगर 6 साल बाद जो मंजीत है वो एक बेटी को जन्म देती है और बेटी के जन्म के बाद परिवार एक खुशहाल परिवार लगने लगता है। बेटी का नाम माया रखा गया और मंजीत भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, घंटों घंटों उसके साथ बिताया करता था। अब जब बेटी का जन्म हुआ, उससे पहले अगर मैं थोड़ा सा रिवर्स आपको लेकर चलूं तो वहां पर मंजीत की अपने पति से काफी लड़ाइयां भी हुआ करती थी। अब जब वो अपने बहन को या अपने परिवार को बताने की कोशिश करती, अपने दोस्तों को बताने की कोशिश करती, तो वो कहते कि शादी की शुरुआत में ऐसी लड़ाइयां हर घर में हुआ करती हैं, इसलिए इन लड़ाइयों को इग्नोर करो। अब बेटी के जन्म के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक चीज जो मंजीत की फैमिली में बदली थी वो ये थी कि उसका पति मुख्तियार शराब पीने लग गया था और वो उसको शराब की ऐसी लत लग चुकी थी कि वो शाम को शुरू होता और रात तक शराब पीता और देर रात घर वापस आता। जब वो घर वापस आता तो अपनी पत्नी को कहता कि मुझे खाना दो। और मंजीत एक मॉडर्न लड़की थी, वो चाहती थी कि अच्छे से वो अपने करियर को अचीव करे, पर जो कंजर्वेशनिस्ट जो सोच है उसको वो कभी भी पसंद नहीं करती थी। पर पति जो है वो परंपरागत तरीके से जैसे पत्नियां रहती हैं वैसे अपनी पत्नी को रखना चाहता था। अब धीरे धीरे जब यही हालात आगे बढ़ते चले गए तो मंजीत डिप्रेशन में चली गई। अब जैसे जैसे डिप्रेशन होता वो अपने परिवार को बताती, परिवार किसी तरह से समझाता बुझाता और धीरे धीरे समय निकलता चला गया। अब मंजीत ने सोचा एक बच्ची हो चुकी है, इसके बाद उसने कोशिश की और चाहा, परमात्मा से भी कहा कि किसी तरह से उसके घर में अब दूसरा बच्चा जन्म ले। पर यह सब कुछ पॉसिबल लग नहीं रहा था, क्योंकि मंजीत के लिए सबसे बड़ा सवाल अब यह खड़ा हो गया था कि उसके पति के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे। अब संबंध अच्छे नहीं थे तो इसलिए मंजीत ये सोच रही थी कि वो कैसे अब दूसरे बच्चे की प्लानिंग करे। पर सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है और कुछ समय बाद मंजीत प्रेग्नेंट हो जाती है।
अब जब मंजीत प्रेग्नेंट होती है तो पति मुख्तियार एक बार फिर से बदल जाता है। वो अपनी पत्नी को फिर से प्यार करने लगता है और मंजीत को यह लगता है कि शायद उसके अच्छे हंसी खुशी वाले दिन वापस आ गए हैं। अब मुख्तियार हमेशा के लिए बदल चुका है और घर में जो है हमेशा पॉजिटिविटी का माहौल रहने लग गया। फिर आता है 18 अक्टूबर का दिन। 18 अक्टूबर को मंजीत प्री नेटल योगा क्लासेस जो कि वो अक्सर जाया करती थी प्रेगनेंसी के दौरान, तो वहां के लिए निकली, पर वो वापस नहीं आई। जब वो वापस नहीं आई तो जो उसका पति है मुख्तियार, वो परेशान हुआ। पूरी शाम उसने इंतजार किया और उसके बाद अगले दिन उसने मंजीत के परिवार में उसके माता पिता को, उसकी फैमिली को फोन किया और उनको बताया कि मंजीत कल अपनी योगा क्लासेस के लिए गई थी पर वो वापस नहीं आई है, अब क्या किया जाए। अब परिवार भी परेशान हो गया, पर परिवार ने इसको बहुत बड़ी टेंशन नहीं माना। टेंशन क्यों नहीं माना ये भी मैं आपको बताता हूं, पर पहले आप ये समझिए कि मुख्तियार ने जब परिवार को बताया तो परिवार ने मंजीत की बहन को फोन किया, मंजीत के दोस्तों को फोन किया, किसी को कुछ भी पता नहीं था। अब उसके बाद परिवार ने टेंशन इसलिए नहीं ली क्योंकि आए दिन मंजीत और मुख्तियार के बीच में झगड़े हुआ करते थे। जब झगड़े होते तो मंजीत किसी ना किसी दोस्त के घर चली जाती या फिर किसी होटल में जाकर कुछ समय गुजार कर वापस आ जाया करती थी। तो इस बार भी परिवार ने और मुख्तियार ने यह सोचा कि शायद वो नाराज है, वो जल्द ही वापस आ जाएगी। पर जब वो काफी समय तक वापस नहीं आई तो परिवार को भी टेंशन हुई, मुख्तियार को भी टेंशन हुई। अब मुख्तियार ने परिवार को यह कहा था कि मंजीत को भी अपनी जॉब पर जाना है, इसके साथ ही माया को भी स्कूल जाना है, उसे तैयार करना है, पर मंजीत है नहीं, अब मुझे टेंशन हो रही है। तो जो परिवार है उसको भी टेंशन होने लगी थी क्योंकि आमतौर पर जब मंजीत कभी नाराज हो जाया करती थी तो वो अपनी बच्ची को साथ ले जाया करती थी। इस बार माया जो बच्ची थी वो घर पर थी, तो इसलिए अब परिवार की टेंशन बढ़ने लगी क्योंकि समय आगे बढ़ रहा था। अब जब कहीं से पता नहीं लगा, परिवार को कुछ नहीं पता, दोस्तों को कुछ नहीं पता, रिश्तेदारों को कुछ नहीं पता, मुख्तियार को खुद कुछ नहीं पता चल रहा है, तो 26 घंटे बाद मुख्तियार पुलिस को कॉल करता है और शिकायत दर्ज करवाता है गुमशुदगी की। इसके बाद जब शिकायत दर्ज हो जाती है तो मीडिया भी इस मामले को बहुत सीरियसली, गंभीरता से लेती है। मुख्तियार के पास जब मीडिया वाले पहुंचते हैं तो मुख्तियार भी यही शक जताता है कि शायद उसका अपहरण कर लिया गया होगा। अब परिवार को भी यही लगता है कि शायद मंजीत का किडनैप किया गया है, उसको अपहरण किया गया है। अब इस बीच मुख्तियार ने अलग अलग हॉस्पिटल्स में भी कॉल किया था, अस्पतालों में यह पता किया कि कहीं मंजीत का कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो जिस वजह से वो किसी अस्पताल में भर्ती हो। इसके साथ ही जितने भी पहचान वाले थे उनकी उसने लिस्ट बनाई और हर पहचान वाले को कॉल किया, पर किसी ने भी कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं दिया, किसी के यहां भी उसे मंजीत नहीं मिली। अब सभी को यह शक था कि मंजीत किडनैप हो चुकी है, परिवार को भी, मुख्तियार को भी, पूरी तरह से सब कन्विंस थे। अब इन्वेस्टिगेशन जब शुरू होती है तो शुरुआत में मंजीत का जो फोन है उसकी कॉल्स देखी जाती हैं, उसने कहां कॉल्स की थी, पर पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा क्योंकि कोई ऐसी खास बात नहीं हुई थी। उसकी कॉल्स में भी नॉर्मल ऑर्डिनरी कॉल्स की गई थी मंजीत के फोन से। अब आता है 23 अक्टूबर का दिन। 23 अक्टूबर को साउथ डेल्टा के तट पर एक जली हुई लाश मिलती है। अब पुलिस वहां पर पहुंचती है, जब देखती है तो उसकी आइडेंटिफाई किया जाता है तो पता लगता है ये मंजीत की लाश है। अब ये लाश थी, इसके पेट में एक लड़की थी और ये कंफर्म हो चुका था कि ये मंजीत की लाश है। अब जब परिवार को बताया जाता है तो परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं मुख्तियार भी बहुत टेंशन में है, उसे समझ नहीं आ रहा कि किया क्या जाए। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज जो है वो मुख्तियार के साथ हो चुकी थी। अब पुलिस अपनी थ्योरी को कहां लेकर जाए ये समझ नहीं आ रहा था। अब जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई तो सबसे पहली बात जो पता चली वो ये पता चली कि मंजीत की मौत जलने से नहीं हुई बल्कि उसकी मौत गला घोटने से हुई है। तो इसमें अब एक चीज तो साफ हो गई कि किसी ने हत्या की है। अब किसने की है तो यह समझ अभी तक पुलिस को नहीं आया था। अब दूसरी चीज जो साफ हुई इन्वेस्टिगेशन में, जो कार थी मंजीत की वो उसकी लाश से कुछ दूरी पर थी। तो ऐसे में अगर मंजीत की मौत कार में हुई होती तो वो कार में होती या कार के पास होती तो ज्यादा दूर ना होती, पर जो दूरी थी वो पुलिस के अंदर शक और ज्यादा पैदा कर रही थी। तीसरी बात, कार को फोर्सिबली नहीं खोला गया था। जैसे अगर कार के अंदर कुछ हुआ होता, कार में मंजीत बैठी है फॉर एग्जांपल आप समझिए, और कोई अचानक से बाहर से कोई लूट के इरादे से या उसे मारने के इरादे से आता है तो
जबरदस्ती कार को खोलने की कोशिश करेगा। जब कोई व्यक्ति ऐसी कोशिश करेगा तो कार से पेंट हटेगा या कोई जो हिस्सा है वो कुछ ना कुछ डिस्टर्ब होगा, या इसके साथ ही कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट आएंगे किसी व्यक्ति के। तो ऐसा कुछ भी ना तो फोरेंसिक की रिपोर्ट में आया, ना पुलिस ने अपनी जांच में पाया। तो अब यह बात क्लियर थी कि मंजीत की हत्या हुई है, पर किसने की है यह बात अभी तक क्लियर नहीं थी। शुरुआत में पुलिस को मंजीत के परिवार पर शक हुआ, तो पुलिस ने सभी जो मेंबर्स हैं फैमिली के, उनकी लिस्ट मंगवाई, रिश्तेदारों की जो क्लोज रिलेटिव्स थे उनकी लिस्ट मंगवाई, और सब पर एक बार जो है पूरी तरह से एक थोरो डिस्कशन किया ऑफिस में बैठकर। पर जब जांच हुई तो मंजीत का परिवार पूरी तरह से क्लीन निकला। अब इसके बाद मुख्तियार पर शक हुआ, जो कि उसका पति था। जब पति से पूछताछ की गई तो पति ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात का खुलासा किया। पति ने कहा कि पिछले लगभग 1 साल से मंजीत अपने एक कॉलेज फ्रेंड जिसका नाम टोनी है उसके संपर्क में थी, और उससे काफी देर फोन पर बातें किया करती थी। इतना ही नहीं, ये बातें फोन तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो उसके साथ डिनर पर भी कई बार जाया करती थी। अब जब पुलिस को ये बात पता चली तो पुलिस ने नए एंगल से अब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। सीधा पुलिस टोनी के पास पहुंचती है, उससे पूछताछ करती है, कई तरह के सवाल, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है। पर जो जांच है उसमें जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला जो एंगल पुलिस ढूंढ रही थी वो पुलिस को नहीं मिला। और इसके साथ ही एक लाई डिटेक्टर टेस्ट भी मंजीत के दोस्त टोनी का करवाया गया। उसमें जितनी बातें टोनी ने बताई वो सारी सही साबित हुई। टोनी ने कहा कि मंजीत मेरी एक अच्छी दोस्त थी, इससे ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं थी, और लाई डिटेक्टर टेस्ट ने उसको बिल्कुल सही पाया। अब उसके बाद पुलिस के हाथ फिर खाली थे। अब पुलिस फिर एक नया एंगल ढूंढ रही थी। अब इस बीच में क्या होता है कि पुलिस को अपनी जांच में एक नया एंगल पता लगता है। वो कुछ ये था कि मुख्तियार का जो भाई था, वो उसका नाम था सुखविंदर सिंह, वो उनके साथ उनके घर पर ही रहा करता था बेसमेंट में। ऊपर मुख्तियार रहा करता था अपनी पत्नी के साथ, नीचे जो बेसमेंट में वो सुखविंदर रहा करता था, मुख्तियार का भाई। अब मंजीत को सुखविंदर अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि सुखविंदर उसके पति मुख्तियार को शराब पीने के लिए इंसिस्ट किया करता था, और आमतौर पर उसे शराब पिलाता, बहुत ज्यादा शराब पिलाता, जिसके बाद वो घर आकर मंजीत से लड़ा करता था। अब एक दिन फाइनली ऐसा आया कि मंजीत ने अपने पति को कहा कि तुम मुझसे और सुखविंदर से, दोनों में से किसी एक को चुन लो, जिसको चुनोगे वो घर पर रहेगा, मैं ऐसे इस शख्स के साथ घर पर नहीं रह सकती। तो फाइनली मुख्तियार ने अपनी पत्नी मंजीत को चुना और सुखविंदर को घर से बाहर निकाल दिया गया। अब जब पुलिस के सामने ये तथ्य आए तो पुलिस को शक हुआ सुखविंदर के ऊपर, जो कि मंजीत के पति मुख्तियार का भाई था। अब पुलिस पहुंची सुखविंदर के पास, सुखविंदर से पूछताछ की गई, हर एंगल से पूछताछ हुई, उसके फोन के रिकॉर्ड्स देखे गए, पर पुलिस को यहां पर भी कुछ हाथ नहीं लगा, और कुल मिलाकर सुखविंदर इनोसेंट निकला। क्योंकि सुखविंदर ने बताया कि जिस रात की ये घटना आप बता रहे हैं, उस रात को मैं अपने दोस्तों के साथ था, और उसने उसके एवज में अपने प्रूफ भी दिए जो कि पुलिस को सही लगे, और वो सही साबित भी हुए। पुलिस की शक की सुई घूमी मुख्तियार की तरफ, जो कि मंजीत का पति था। अब शक के कारण कई थे। सबसे पहला कारण था कि जो मुख्तियार का भाई था सुखविंदर, उसको मंजीत ने घर से बाहर निकलवाया था। तो पुलिस को लगा कि हो सकता है कि इस वजह से जो मुख्तियार है वो अपनी ईगो पर बात को ले गया हो सकता है कि वो चिढ़ गया हो कि आखिर मंजीत ने ऐसा क्यों किया, जिस वजह से उसने इस घटना को, इस हत्या को अंजाम दिया हो। दूसरा कारण वो था कि दोनों के बीच में लड़ाइयां अक्सर हुआ करती थी, और घर जो है वो लगभग टूटने की स्थिति में आ चुका था। हालांकि जो मंजीत का परिवार था उसको इस बात को लेकर मुख्तियार पर बिल्कुल शक नहीं था, क्योंकि परिवार को लगता था कि नॉर्मली घर में लड़ाइयां होती रहती हैं। तीसरा कारण जो पुलिस के पास शक करने का था वो ये था कि जो मंजीत की कार थी उसमें सीट काफी पीछे हुई थी। अब सीट पीछे होने का मतलब ये है कि लगभग 6 फीट लंबा आदमी गाड़ी में बैठा होगा, तभी वो कार को ड्राइव करके आगे ले गया होगा। तो जो मंजीत का हस्बैंड था, जो मंजीत का पति था, वो उसकी हाइट काफी ज्यादा थी मुख्तियार की, तो इसलिए भी पुलिस को शक हुआ। चौथा एंगल ये था कि जो लोकेशन मुख्तियार ने बताई थी अपनी पत्नी मंजीत की योगा क्लासेस की, वहां पर पुलिस पहुंची और वहीं पर पास में कार मिली। पर असल में जब इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो पता चला कि इस लोकेशन पर योगा क्लासेस पर मंजीत नहीं जाती थी, बल्कि वो यहां से 25 किलोमीटर दूर जाया करती थी। तो यहां पर भी
मुख्तार का झूठ निकलकर सामने आ गया। पांचवा एंगल जो शक का था वो ये था कि मुख्तार के पास मंजीत का मोबाइल फोन था, उसी में अपना सिम डालकर मुख्तार इस्तेमाल कर रहा था और इसका मतलब सीधा सीधा ये था कि मंजीत घर पर आई थी, उससे मिली थी और उसके बाद ही उसका कत्ल किया गया है। अब यहां पर यह बात तो क्लियर हो गई थी, जो दावा मुख्तार कर रहा था कि वो घर पर नहीं आई, वो दरअसल घर पर आई थी। और छठा और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो शक होने का कारण था वो ये था कि सीसीटीवी की फुटेज में यह सामने आया कि मुख्तार एक लाइटर खरीदने दुकान पर गया और इसके साथ ही उसने कुछ पुराने अखबार खरीदे। लाइटर और अखबार जब उसने खरीदे तो पुलिस को यह बात खटकी, क्योंकि मुख्तार ना तो सिगरेट पीता था और ना ही कोई और ऐसा गलत काम सिगार पीने का करता था, तो इसलिए उसे लाइटर की जरूरत किस लिए पड़ी। अब आप समझ जाइए, उसको यह जरूरत पड़ी मंजीत की लाश को जलाने के लिए। फाइनली इस लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद 12 मार्च को मुख्तार को अरेस्ट कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन लंबी थी पर इसमें पुलिस ने एक एक चीज, एक एक क्लू जो है वो निकाला था। अब जो सवालों के जवाब हैं वो भी इन्वेस्टिगेशन के बाद मिलने शुरू हो गए थे। योगा क्लासेस के बाद मंजीत को मुख्तार दरअसल अपने घर ले गया था। अब घर पर जब ले गया तो वहां पर किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और उसने गला घोंटकर अपनी पत्नी मंजीत की हत्या कर दी, जो कि उसने पुलिस कस्टडी में बयान दिया। अब मुख्तार ने यह भी बताया कि वो धीरे धीरे मंजीत की हरकतों को देखकर उससे नफरत करने लगा था और वो इस कदर मंजीत से नफरत करता था कि वो किसी भी पल, किसी भी कीमत पर मंजीत को मारना चाहता था। उसे मौका नहीं मिल रहा था पर वो लगातार इस कोशिश में लगा हुआ था। और फाइनली साल 2010 के नवंबर महीने में मुख्तार को कोर्ट ने दोषी बताया और इसके बाद जो बेटी की कस्टडी, माया की कस्टडी के लिए दोनों परिवारों के बीच में फाइट हुई। एक तरफ मंजीत का परिवार और दूसरी तरफ मुख्तार का परिवार। कोर्ट में यह केस चला कि कौन माया की कस्टडी अपने पास रखेगा और फाइनली कोर्ट ने वर्डिक्ट में माया की कस्टडी मंजीत की बहन को दी। मंजीत की बहन, जिसका नाम जसमीत भवरा था, उसे यह कस्टडी दी गई और इसमें मंजीत की बहन जसमीत ने बताया कि उनके लिए यह बहुत ज्यादा मुश्किल था कि वो कोर्ट में बार बार मुख्तार को फेस कर रही थी, क्योंकि बार बार वो चेहरा उन्हें डरा रहा था, क्योंकि इसी शख्स ने उनकी बहन की हत्या की थी। अब फाइनली अब इसके बाद फरवरी 2011 में मुख्तार को इस केस में लाइफ इंप्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सजा हुई और फाइनली इसके ऊपर एक वेब सीरीज भी बनाई गई जिसका नाम है टिल डेथ डू अस पार्ट। इस पूरी स्टोरी को आपके सामने बताने का मतलब सिर्फ इतना है ताकि आप क्रिमिनोलॉजी और क्रिमिनल साइकोलॉजी को अच्छे से समझ सकें। जय हिंद।